जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन काइंड ऑफ एक तरह उन तीनों में कोई सही से फिट नहीं बैठता, क्योंकि कंप्रेशन जो आप कर रहे होते हो, कंप्रेशन आप किसी पर्पस की बेस पे कर रहे होते हो कि फॉर एग्जांपल आपने इमेज ट्रांसफ़र करना है ओवर अ मीडियम और आपके पास जो बैंडविड्थ अवेलेबल है या जो आपके पास स्पीड वगैरह अवेलेबल है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उसके ऊपर एक हाई क्वालिटी इमेज को या हाई रेजोल्यूशन इमेज या HD वीडियो आप ट्रांसफ़र कर सको। तो देन हमें जो है हमें कंप्रेशन करनी पड़ती है। फिर और क्या है कि हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं। नॉर्मल सिनेरियो में हर एप्लीकेशन के साथ डेटाबेसेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब डेटाबेसेस में भी अगर हम हाई क्वालिटी इमेजेस और HD वीडियो सेव करना शुरू कर दें तो साइज़ ऑफ डेटाबेस और देन ये है कि वो उसमें एंट्रीज कितनी आएंगी वो सारा डिपेंडेंट हो जाती है ना, कि इतना आप हाई क्वालिटी रख रहे हो तो फिर आइदर आप साइज़ ऑफ स्टोरेज साइज़ इंक्रीज़ करो या फिर आप इसको जो क्वालिटी है उसको रिड्यूस करो। फिर एक और जो मेजर मोटिवेशन इसकी बनती है वो WSN के साथ आ रही होती है, जो ये वायरलेस सेंसर नोड्स का कॉन्सेप्ट अब काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रहा है। जैसे बॉडी सेंसर नेटवर्क्स होते हैं, जैसे वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स वगैरह। तो उसमें क्या है कि हमारे पास जो वायरलेस नोड्स होते हैं उनकी अपनी मेमोरी होती है, उनका अपना जो पावर कंजम्पशन का एक सारा होता है। तो अगर आप एक हाई रेजोल्यूशन इमेज देते हो उसको प्रोसेसिंग के लिए, सही है, तो अब उसकी उतनी स्टोरेज नहीं है यानी उसके पास उतनी मेमोरी नहीं है कि वो इसको अपने पास पहले सेव करे, प्रोसेस करे, रिजल्ट रखे और फिर ट्रांसफ़र करे। सेकेंडली उसके पास पावर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी ये नहीं हम चाहते कि एक ही इमेज को प्रोसेस करते हुए वो सारी की सारी अपनी पावर उसके ऊपर कंज्यूम कर दे, सही। और जो है फिर यही वो हमारा ये जो मोबाइल्स का आ जाता है, मोबाइल वाले सिनेरियो में भी कि अगर हम जैसे व्हाट्सएप पे कर रहे हैं तो अगर हम HD एक हाई क्वालिटी वाला ही इमेज रखें तो वो आप इतना इजीली उसके ऊपर व्यू नहीं कर सकते हो। वो जैसा कि यूट्यूब है, यूट्यूब बेस्ड ऑन बैंडविड्थ और जो अवेलेबल आपका स्ट्रेंथ है, सिग्नल स्ट्रेंथ, उसकी बेस पे खुद से वो स्विच करता है बिटवीन HD एंड एक नॉर्मल क्वालिटी, अदरवाइज आपका वीडियो जो है स्ट्रीम ही ना हो, सही। तो कंप्रेशन उस तरह अब हम मोस्टली जो है बायोमेडिकल में काम कर रहे थे तो उसमें हमें ऐसे कोई कंप्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन स्टिल जो हम इमेज प्रोसेसिंग को देख रहे हैं तो हमें उसको थोड़ा सा ये है कि देखना है कंप्रेशन का है क्या होता है क्या इमेज की सेंस में। अच्छा, अब जब एक्चुअली हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेशन मीन्स हमने अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या अमाउंट ऑफ डाटा जो है उसको रिड्यूस करना है। अब अमाउंट ऑफ डाटा मैं रिड्यूस कर रहा हूँ तो इट मीन्स उसमें से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मुझे थ्रो अवे करनी है, कोई ना कोई जो डाटा है उसको मुझे थ्रो अवे करना है या उसको कंप्रेस करना है किसी तरह, ठीक। तो अब मोटिवेशन क्या है कि कंप्रेशन हम कर सकते हैं या नहीं। तो मोस्टली जो डाटा होता है, अगर हम डाटा को ओवरऑल डाटा को देखें ना तो उसमें जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कंटेन कर रहा होता है, वैसे जो एक्स्ट्रा साथ बाकी डाटा होता है उसको सपोर्ट कर रहा होता है, यानी उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो जस्ट उसको सपोर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है। तो उसको हम रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन कहते हैं, रिडंडेंट डाटा कहते हैं। तो अगर हम वो रिडंडेंट डाटा आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद जो है हम उसको आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हम किसी तरह उसको रिमूव कर सकें तो हम कंप्रेशन अचीव कर सकते हैं। अब एक ये भी चीज़ आ जाती है कि अब कंप्रेशन में हमें डाटा थ्रो अवे करना है तो ठीक है, रिडंडेंट डाटा है तो रिडंडेंट डाटा थ्रो अवे करें। अगर रिडंडेंट डाटा नहीं है और स्टिल हमने कंप्रेशन अचीव करनी है तो फिर वो क्या ट्रेड ऑफ्स हैं जिसके अगेंस्ट हम कंप्रेशन अचीव कर सकते हैं। और सेकेंडली हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो हमारे एल्गोरिथम्स हैं वो एक अच्छा कंप्रेशन उसने अचीव की है या एक नॉर्मल सी कंप्रेशन की है, ठीक है। अब एक्चुअली कंप्रेशन का क्या होता है कि हमारे पास ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, हमने उसको इनकोड करना है, हमने उसको कोई बाइनरी स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है और एट द रिसीवर एंड या कहीं और जगह जो भी जहाँ पे है तो वहाँ पे उसको हमने डिकोड करना है। अब ये जो बाइनरी स्ट्रीम हम बना रहे हैं ये कंप्रेस्ड एक फॉर्म बनेगी। अब ये कैसे बननी है तो वो अब हम कुछ एल्गोरिथम्स एक दो अभी देखेंगे कि कैसे हम ये जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम उसको एज सच डाटा को बाइनरी स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स मैं उसको ओरिजिनल साइज में ही रख रहा हूँ अभी ना। तो हमारे पास जो कंप्रेशन रेशो कंप्रेशन एल्गोरिथम्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक है लॉसलेस और दूसरा लॉसी।
अब लॉसलेस क्या है कि मैं कंप्रेशन करता हूँ, लेकिन आफ्टर कंप्रेशन वो जो कंप्रेस डाटा है उसको जब मैंने ट्रांसफ़र किया और रिसीवर ने रिसीव किया तो एट द रिसीवर एंड में फुली ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास ओरिजिनल एक डाटा था या ओरिजिनल इमेज था, मैंने उसको इंकोड किया, वो जो इंकोडेड एक बिट स्ट्रीम बनी वो कंप्रेस बिट स्ट्रीम थी, वो जब रिसीव हुई रिसीवर ने डीकोड किया, उससे जो ओरिजिनल इमेज बना, जो इमेज बना रिकवर हुआ वो एक्चुअल वही इमेज है जो ओरिजिनल था। ठीक है, तो उसको हम लॉसलेस कहते हैं कि जो कंप्रेशन तो किया हमने लेकिन हमने रिकवर कर लिया ओरिजिनल को। ठीक है, वेयर इन लॉसी क्या है कि आप कंप्रेशन करते हो बट आफ्टर रिकवरी इंकोड किया और फिर डिकोड करना है, जब डिकोड किया मैंने तो मैं 100% इंफॉर्मेशन रिकवर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब दोनों में भी ट्रेड ऑफ क्या है कि जो लॉसी है, लॉसी में आप कंप्रेशन ज़्यादा अचीव कर सकते हो, आप अपने डाटा को ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। वेयर इन लॉसलेस जो है आप एज़ कम्पेयर टू लॉसी जो कंप्रेशन रेशियो अचीव करते हो वो रिलेटिवली कम होती है, लेकिन बेनिफिट कहाँ पे आता है कि डाटा आपका कोई करप्ट नहीं होता या कोई डाटा लॉस नहीं होता। तो अब ये ट्रेड ऑफ है कि आइदर आप जो है एक ज़्यादा कंप्रेस्ड डाटा चाहते हो या आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है या ओरिजिनल जो डाटा है वो ज़्यादा क्रिटिकल है, तो फिर हमें उन दोनों के दरमियान ट्रेड ऑफ सा करना पड़ता है। तो और जब एल्गोरिथम्स की हम बात करते हैं, इसकी कंप्रेशन के एल्गोरिथम्स की तो दो मेजर पैरामीटर्स हैं, एक कंप्रेशन रेशियो है विच इज़ n1/n2 और दूसरा RD है रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी 1-1/CR। अब यहाँ पे n1 जो है n1 ओरिजिनल साइज है जो ओरिजिनल डाटा था और n2 जो है ये कंप्रेस्ड है। तो CR हमें ये बताता है कि एक्चुअली हमने डाटा को कितना कंप्रेस किया है। ठीक है, उसकी रेशियो क्या है। तो अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल की हुई है कि हमारे पास ओरिजिनल जो है वो 100 KB था और आफ्टर कंप्रेशन जो डाटा बना वो 10 KB हुआ है, तो 100/10 करेंगे तो हमारे पास 10 आ रहा है, तो मीन्स हमने ओवरऑल 10 टाइम्स डाटा को रिड्यूस किया, कंप्रेशन रेशियो जो है 10 टाइम्स हमने अचीव की। RD जो है, RD ये बताता है कि आपने कितनी इंफॉर्मेशन थ्रो अवे की है। ठीक है, तो 1-1/10 करेंगे तो 0.9 आ रहा है, तो मीन्स 90% डाटा आपने थ्रो अवे कर दिए। जब आप 100 KB से 10 KB पे आए हो तो आपने 90% ऑफ ओरिजिनल डाटा आपने थ्रो अवे किए। ठीक है, तो अगर हमारा साइज ऑफ ओरिजिनल डाटा इज़ मच लार्जर या जो कंप्रेस्ड डाटा है वो काफ़ी स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल, तो इट मीन्स कि मेरी जो CR है ये काफ़ी ज़्यादा है, कंप्रेशन रेशियो हमने बहुत ज़्यादा अचीव की है, ऑलमोस्ट 100% डाटा ही मैंने थ्रो अवे कर दिया है। इफ़ n1 इज़ वेरी लार्जर दैन ग्रेटर दैन n2, और अगर ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं तो इट मीन्स कंप्रेशन रेशियो 1 है, कंप्रेस नहीं किया मैंने और रिडंडेंसी कुछ भी नहीं, मैंने कोई डाटा थ्रो अवे नहीं किया। ठीक, और जो हमारे जो एल्गोरिथम्स हैं, कंप्रेशन के एल्गोरिथम्स हैं, जो भी एल्गोरिथम्स हैं, उसका एक जो नॉर्मल फ्लो बनता है, जो उसकी एक ब्लॉक डायग्राम नॉर्मल बनती है, वो उसके जो कॉमन मॉड्यूल्स हैं वो ये आते हैं सारे यहाँ पे। अब इसमें जो फर्स्ट वाला है मैपर जो है, ये वो है कंडीशनल है कि ये डिपेंड करता है कि आपका एल्गोरिथम जो है वो कोई मैपिंग कर रहा है या नहीं। अब मैपिंग किसको हम कह रहे हैं कि जो डोमेन कन्वर्जन होती है, जैसे हम स्पेशल डोमेन से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में गए या हम वेवलेट डोमेन में गए, ठीक है, या हम कोसाइन, जिस JPEG जो होता है वो डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। तो मैपर जो है, मैपर ये है कि आप एक्चुअली किसी और डोमेन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, जो आपका एल्गोरिथम है वो स्पेशल डोमेन में रहते काम कर रहे हैं, किसी और डोमेन में जा कर, तो अगर वो स्पेशल डोमेन में ही रह रहा है तो ये मैपर का ब्लॉक नहीं होगा उसके अंदर, उस एल्गोरिथम के अंदर। ठीक, जो नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन का। अब क्वांटाइजेशन जो है, क्वांटाइजेशन हमने इनिशियल में जो बिल्कुल हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया था वहाँ पे सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने एक बात की थी कि क्वांटाइजेशन जो होता है काइंड ऑफ राउंडिंग होता है नंबर्स की ना, जो या आप उसको नंबर ऑफ बिट्स डिफाइन कर रहे होते हो ना, सही। अब जो क्वांटाइजेशन की वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होता है वो यानी वो इरिवर्सिबल होता है, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। यानी अगर आपने 2.9 को 3 कर दिया और 2.8 को भी 3 कर दिया, 3.1 को भी 3 कर दिया, तो हम नहीं कह सकते कि 3.1 था, 2.9 था, 2.8 था। ठीक है, तो
ये जो क्वांटाइजेशन वाला ब्लॉक है ये बेसिकली जो हमने 2 कैटेगरीज अभी की हैं उनमें से किस कैटेगरी में आएगा? लॉसी में आएगा। तो अगर क्वांटाइजर का ब्लॉक आ रहा है आपके इस पूरे के अंदर, तो इट मीन्स कि जो आपकी कंप्रेशन है एक तो वो ज़्यादा अचीव होगी और सेकेंडली वो लॉसी वाली कैटेगरी के अंदर होगा। और अगर क्वांटाइजर लॉसलेस है तो उसमें क्वांटाइजेशन नहीं आएगी आपकी, ठीक है। सेकेंडली क्वांटाइजेशन जो है, जब कंप्रेशन एल्गोरिथम्स अप्लाई कर रहे होते हैं हम, तो उसमें क्वांटाइजेशन जो है वो मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि अगर मैं यूनिफॉर्म कर रहा हूँ ना तो देन इतनी अच्छी मैं कंप्रेशन अचीव नहीं कर सकता हूँ। जिस तरह हमने जब ओरिजिनल क्वांटाइजेशन की थी, जब सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन की थी, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म थी कि हम नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल डिफाइन कर रहे थे कि 8 बिट्स पर पिक्सल है, तो उसमें सारी की सारी पिक्सल्स जो थी आपकी वो 8 बिट्स की ही थी। लेकिन अब जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया, सर्टन रूल्स जो भी है, हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन करेंगे। मीन्स हम कुछ बिट्स को कुछ पिक्सल्स को ग्रे लेवल्स को ज़्यादा बिट्स असाइन करेंगे, कुछ ग्रे लेवल्स को कम बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया जो भी है। और एक्चुअली वही बेस बनती है कंप्रेशन की, कि अगर आप कोई रूल फॉलो करते हुए इस तरह नॉन यूनिफॉर्म सी क्वांटाइजेशन कर दो तो ओवरऑल नंबर ऑफ बिट्स जो है ना आपकी रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक, अच्छा, और जो थर्ड है सिंबल कोड है, ये तो एक कॉमन है ना कि जब आपने इंकोडिंग करनी है और डीकोडिंग करनी है तो इसमें कोडर तो आएगा ही आएगा। जब ट्रांसफ़र करने लगे उससे पहले आपने कोडिंग करनी है, और रिसीवर एंड पे सबसे पहला ही वो इंकोडर होता है या डीकोडर होता है इंकोडर के अगेंस्ट। तो आपने जो ऊपर कोडर किया उसके अगेंस्ट डीकोडर आएगा। अब देखो आपका रिसीवर एंड पे क्वांटाइजर नहीं है, क्योंकि जो क्वांटाइजेशन वहाँ पे एक दफ़ा होगी ना वो तो यहाँ पे आप रिकवर नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मैपिंग की थी तो उसकी इन्वर्स मैपिंग जो है वो होगी। वेट कर ले अभी मैं शुरू, ठीक। तो अगर मैपिंग आपने किया तो उसका इन्वर्स मैपर भी आएगा। तो ये एक नॉर्मल सा एक फ्लो बनता है फॉर एनी कंप्रेशन एल्गोरिथम। अब कोई ब्लॉक्स सारे ब्लॉक्स भी हो सकते हैं और कुछ ब्लॉक्स मिसिंग भी हो सकते हैं उसमें। अच्छा, फिर हमने बात की कि जो एक बेस बनती है फॉर कंप्रेशन वो ये है कि हमने डाटा थ्रो अवे करना है, ठीक है। अब वो रिडंडेंट है या नहीं है, और अगर रिडंडेंट है तो किस तरह की रिडंडेंसी है ताकि उस तरह का एल्गोरिथम अप्लाई किया जाए। तो 3 मेजर काइंड ऑफ रिडंडेंसीज आती हैं विद रिस्पेक्ट टू इमेजेस एंड वीडियोस जब हम बात करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो मेजर एक कॉमन होती है वो कोडिंग रिडंडेंसी है। कोडिंग रिडंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू ये जो हम नंबर ऑफ बिट्स की बात कर रहे थे अभी, उसी में इफेक्ट पड़ता है। अब देखो, जब हमने ये बात की कि 8 बिट्स पर पिक्सल मैं डिफाइन कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ मैं 8 बिट्स पर पिक्सल, तो इट मीन्स 256 लेवल्स हैं जो आ सकते हैं उस पर। लेकिन अगर इमेज में 256 लेवल्स ही नहीं है, एक इमेज है आपका जिसके अंदर टोटल 4 ग्रे लेवल्स है, तो मुझे 8 बिट्स पर पिक्सल असाइन करने की ज़रूरत ही नहीं। तो वो तो ऑलरेडी टू मच ऑफ बिट्स हैं जो मैंने असाइन किए हैं पर पिक्सल। तो अगर ओनली 4 ग्रे लेवल्स हैं इन होल इमेज, तो इंस्टेड ऑफ असाइनिंग 8 बिट्स पर पिक्सल मैं उसको जस्ट 2 बिट्स पर पिक्सल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वहाँ पे ये कोडिंग रिडंडेंसी जो आती है वहाँ पे आती है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स जो हैं वो रिलेटिवली लेस हैं एज कम्पेयर टू जो पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स हो सकते थे विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ बिट्स असाइन पर पिक्सल, तो इट मीन्स कि काफ़ी चीज़ रिडंडेंट है, तो हम उन बिट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। या सेकेंडली ये भी हो सकता है कि जैसे 2 बिट्स हैं, 2 बिट्स के साथ हम 4 कोडिंग करते हुए हम 4 डिफरेंट कोड्स बना सकते हैं, और मेरे पास है 5 या 6 कोड्स हैं, तो यहाँ मेरे पास लेट्स सपोज कोई 10 या 12 डिफरेंट ग्रे लेवल्स हैं, तो हम उस पर नॉन यूनिफॉर्म कोडिंग भी कर सकते हैं। हम कुछ को सिंगल बिट असाइन करते हैं, कुछ को 2 बिट करते हैं, कुछ को 3 बिट्स करते हैं और 4 बिट्स, उससे ज़्यादा पे नहीं जाते हैं, लेट्स सपोज 4 बिट्स तक वो पूरा रहता है। तो नॉन यूनिफॉर्म कोडिंग स्कीम भी आती है। तो कोडिंग रिडंडेंसी मीन्स कि वही जो हमने बात की कि हमारे पास जो जिन नंबर्स को मैंने कोड करना है, जिन ग्रे लेवल्स को कोड करना है, वो रिलेटिवली लेसर है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो मैं नंबर ऑफ बिट्स के साथ असाइन कर सकता हूँ उसको। सेकंड जो है स्पेशल रिडंडेंसी आती है इमेजेस में, और स्लैश टेम्पोरल रिडंडेंसी जो है वो वीडियोस में होगी। बात दोनों में एक ही जैसी है। अब स्पेशल रिडंडेंसी भी मोस्टली आती है, वो इस तरह है कि अगर हमारे पास रन्स ऑफ ग्रे लेवल्स हैं कि सेम ग्रे लेवल आइदर इन रोज या इन कॉलम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, और मैंने उसको ट्रांसफ़र करना है, मैंने एक इमेज ट्रांसफ़र करना है
जिसमें पूरी की पूरी रो जो है वो एक ही ग्रे लेवल है। तो मुझे क्या होगा, और वो लेट्स सपोज 256 बाई 256 का इमेज है, हमारे पास एक इमेज है 256 बाई 256 का, और उसके अंदर रो वाइज इस तरह आ रहा है कि एक रो पूरी पूरी सेम ग्रे लेवल की, नेक्स्ट रो एक ग्रे लेवल की, नेक्स्ट रो एक ग्रे लेवल की, स्ट्राइप्स जिस हो जाती है ना उससे। तो हमें क्या करना, और मैं अज्यूम करता हूँ ये वैल्यू अभी 10 है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस 10 को 256 टाइम्स ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक, उसको सेंड करना होगा। तो ये 10 10 10 10 मैं भेज रहा हूँ बिट स्ट्रीम की फॉर्म में 256 नंबर ऑफ टाइम्स। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो वैल्यू बता सकता हूँ, सेकेंडली उसकी अक्रंस। तो वैल्यू के लिए जो बिट्स रिक्वायर्ड हैं वो वही हैं जो उसमें फर्स्ट वाले के फर्स्ट 10 के लिए थी, और सेकेंडली मैं वो देख लेता हूँ कि वो जो साइज़ के हिसाब से मुझे कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट करना है क्या है। तो है तो जस्ट मुझे वो दो इन्फॉर्मेशन भेजनी है कि वैल्यू क्या है प्लस वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, इंस्टेड ऑफ कि मैं उसको उतनी दफ़ा रिपीट करूँ। तो इसको हम स्पेशल रिडंडेंसी कहते हैं कि वंस सिमिलर नंबर ऑफ सिमिलर ग्रे लेवल जो है वो रिपीट होते हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ रोज या इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम अगेन एंड अगेन हम उसको कोड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड देयर अकरेंसेस, तो वो स्पेशल रिडंडेंसी में आएगा। वैसे टेम्पोररी रिडंडेंसी जो होती है वो आती है वीडियोस के अंदर। वीडियोस में क्या है कि आपके पास एक ऐसी वीडियो है जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी आपने एक आपका कैमरा जो है एक जगह से एक एक्वायर कर रहा है और वहाँ पे कोई पर्सन पास नहीं हो रहा, यहाँ कोई इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक एम्प्टी रूम है, वो एक कोई उसमें चेंज नहीं आ रही, तो वो सारे के सारे एक जैसा आ रहा है, ठीक है। अब उसमें कोई पर्सन एंटर हुआ है तो वहाँ पे एक्चुअली इवेंट अकर हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 10 आवर्स ऑफ वीडियो या स्टोरिंग 10 आवर्स ऑफ वीडियो, हम क्या करते हैं कि हम एक तो चलो ठीक है उसका जो बैकग्राउंड है जो एक चीज़ है एक बेसिक वो रखते हैं, और सेकेंडली जब भी उसमें कोई चेंज आती है या कर होती है वो टाइम स्टैम्प से रिकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे ATM है, अब ATM में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो ऑडिट वाला बंदा है या कोई और है तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो बैठ के अब क्या यही पूरे डे की 24 आवर्स की कैसे देखेगा। इंस्टेड ऑफ डैट जब भी कोई पर्सन एंटर होता है कोई चेंज आती है, सिंपल मोशन वेक्टर्स को यूज़ करते हुए हम ये कर सकते होते हैं। अब कोई चेंज आई उसमें, उसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, और जब वो चेंज जाएंगे बैकग्राउंड आपका फिर अगेन स्टैटिक हो गया, चेंज खत्म हो गई तो उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। तो अब इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स वो ज़्यादा क्या होगा कि 1 या 2 आवर्स की एक होगी जिसको आप व्यू करोगे बेस्ड ऑन अगेन के कितना वो रशी था कि वो बार बार आ रहे हैं लोग, यानी तो वो वहाँ पे ये टेम्पोररी रिडंडेंसी आ जाती है कि वीडियोस के सेंस में क्या होता है कि नंबर ऑफ कंसेक्टिव फ्रेम्स जो होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आ रही होती। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ऑल फ्रेम्स हम ये देख सकते हैं कि हमने लेट्स सपोज पहला फ्रेम सेंड किया और फिर जब चेंज आई वो वाला सेंड किया, फिर जब चेंज आई वो वाला सेंड किया, इस तरह। और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है एक्चुअली उसके अंदर कि इमेज जो है, फॉर एग्जांपल एक इमेज है जो कांस्टेंट है 256 बाई 256 है, उसके अंदर सिर्फ एक ही ग्रे लेवल है, तो उसके अंदर तो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ही नहीं कुछ है, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ही रिलेवेंट है। तो मुझे जो भेजना होगा, मुझे जस्ट उसका साइज़ भेजना है कि 256 बाई 256 है, और वो जो ग्रे लेवल था एक, तो ये 3 थिंग्स मुझे चाहिए, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और ग्रे लेवल जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 काइंड ऑफ मेजर रिडंडेंसीज हैं जो इमेज के अंदर आती हैं। ये फर्स्ट वाला हमने बात किया, जिस तरह फर्स्ट इमेज को अगर आप देखो लेफ्ट वाले को, तो उसमें सिर्फ जस्ट 4 ग्रे लेवल्स हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 8 बिट्स पर पिक्सल मैं 2 बिट्स पर पिक्सल यूज़ कर सकता हूँ। सेकेंड वाला जो है उसमें रन्स ऑफ सिमिलर ग्रे लेवल्स हैं कि आपके पास रोज आ रही हैं जो एक ही जैसी हैं, तो हम इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सेम ग्रे लेवल अगेन एंड अगेन मैं वो ग्रे लेवल और उसकी अकरेंस सेंड कर सकता हूँ। और लास्ट जो है वो एक कांस्टेंट सा है जिसमें जस्ट मुझे साइज चाहिए और मुझे चाहिए उसका वैल्यू, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोसाइन वेव है और वो कोसाइन वेव, आप लोग यहीं DSP के उस तरह इलेक्ट्रिकल के, तो कोसाइन वेव है मेरे पास और वो जो है लेट्स सपोज उसके अंदर मिलियंस ऑफ सैंपल्स थे, एक डिस्क्रीट सिग्नल है, तो अब मैंने उसको ट्रांसफ़र करना है और मैंने फिर रिसीवर एंड पे वो जनरेट करनी है, तो मुझे क्या चीज़ उसकी ट्रांसफ़र करनी चाहिए?
उसका जो एम्पलीट्यूड है उसकी फ्रीक्वेंसी है और ज़्यादा जो फेज़ आ रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि मैं मिलियंस ऑफ सैंपल्स करूँ, मैं ऐसे थ्री इंफॉर्मेशन अगर सेंड कर देता हूँ, मैं एग्जैक्टली वही चीज़ उधर रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है क्योंकि उस सिनेरियो में वही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है सारी की सारी। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो इसके साथ अब आएंगे हम, वो फर्स्ट वाला जो था कोडिंग रिडंडेंसी। नॉर्मली जब हम कोडिंग रिडंडेंसी को उसको हैंडल कर रहे होते हैं और हमारे जो एल्गोरिथम्स हैं वो नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल, डिफरेंट नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल साइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे CR में बात की थी कि हमारे पास N1 जो है ये ओरिजिनल नंबर ऑफ बिट्स हैं और N2 जो कंप्रेस या कंप्रेशन के बाद आएगा, सही। तो जब आप ये कह रहे हो कि आप नॉन यूनिफॉर्म नंबर ऑफ बिट्स असाइन कर रहे हो, किसी को आप ज़्यादा बिट्स असाइन कर रहे हो, किसी को कम असाइन कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में इसका जो साइज़ निकालना होता है उसको क्या करना होगा। अब उसके 2 ऑप्शंस है मेरे पास। एक ये है कि मैं पूरे इमेज के अंदर जितनी पिक्सल्स हैं, हर पिक्सल के ऊपर जितनी बिट्स हैं उन सारी बिट्स को ऐड करता जाऊँ इवेंचुअली मुझे पता चल जाएगा कि पूरे इमेज में कितनी बिट्स हैं। जैसा कि 256 बाई 256 का था और ओरिजिनली ये 8 बिट्स पर पिक्सल है, तो इस इमेज में टोटल जो है 256 इंटू 256 इंटू 8 नंबर ऑफ बिट्स पड़ी हैं। ये तो N1 आ गया। फॉर N2 क्या करना होगा कि मुझे अब कहीं पे 2 बिट्स पड़ी हुई है, कहीं पे 3 बिट्स पड़ी हुई है, कहीं पे 4 हैं, फिर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, सब रैंडमली पड़ी हुई है। तो मैं उसा ही ऐड करता जाऊँ, एंड पे N2 आएगा, सही। अदर वे अराउंड क्या है कि मुझे ओरिजिनल नंबर ऑफ बिट्स तो पता है और मैं इसको ज्यूम करता हूँ कि ये N1 है, साइज तो वही रहना है, तो साइज में तो अफेक्ट नहीं करना, नंबर ऑफ बिट्स चेंज हो रही है ना। तो ये N1 है, वेज N2 जो है मैं L एवरेज से निकालता हूँ, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि आप एवरेज नंबर ऑफ बिट्स निकालो, ठीक है। अब एवरेज नंबर ऑफ बिट्स कैसे निकले, एक्सप्रेशन क्या है, LRK के वो ये है कि आपका जो RK एक ग्रे लेवल है जिसे हमने उसमें बात की थी, हिस्टोग्राम में भी RK कहा था इसको। उस ग्रे लेवल को आप कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो, मीन 0 जब भी आएगा 0 को मैं 1 बिट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या 2 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। सिमिलरली नंबर ऑफ बिट्स फॉर 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ बिट फॉर 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो जितने भी ग्रे लेवल्स हैं उन सबको जो बिट्स असाइन की गई इनटू उसकी अकरेंस जो थी। तो काइंड ऑफ हम वही समेशन ही कर रहे हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ समेशन करने के हम प्रोबेबिलिटी के साथ जब मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो वो एक वैल्यू आ जाएगी। वो जो वैल्यू हमें रिटर्न आएगी वो एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल होगी, सही है। एक एग्जांपल हम उसकी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ओरिजिनल इमेज था, ओरिजिनल इमेज 3 बिट पर पिक्सल था, ठीक है। तो उसमें 0 से लेके 7 तक ग्रे लेवल्स होंगे और हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि 0 कितनी दफ़ा आया, 1 कितनी दफ़ा आया, 2 कितनी दफ़ा आया। तो सारे के सारे 3 बिट्स पर पिक्सल है। आफ्टर अप्लाइंग एनी एल्गोरिथम जो भी है, तो हमने उसको नॉन यूनिफॉर्म कोडिंग कर दी। अब कुछ ग्रे लेवल हैं जो लेसर नंबर ऑफ बिट्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कुछ हैं जो ज़्यादा बिट्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और ये इसका काउंट आ गया, ठीक है। तो फॉर ईच ग्रे लेवल जैसा 0 के लिए मुझे नंबर ऑफ बिट्स पता है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी पता है। तो मैं करूँ 0.19 इंटू 2 प्लस 0.25 इंटू 2 प्लस 0.21 इंटू 2 प्लस 0.16 इंटू 3 सो ऑन। तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगी 2.7 जो है कि फॉर दिस कंप्रेस्ड इमेज 2.7 बिट्स पर पिक्सल है और ओरिजिनली 3 बिट पर पिक्सल थी, तो 3 डिवाइड बाई 2.7 तो हमें वो कंप्रेशन रेशियो दे रहा है, और 1 ओवर कंप्रेशन रेशियो इज RD रिडंडेंसी जो है, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसी की एक और एग्जांपल है ये किया हुआ कि ओरिजिनल एक आपके पास 4x4 का इमेज था जिसमें 16 पिक्सल्स हैं और 4 बिट्स पर पिक्सल है। तो 4 बिट्स पर पिक्सल है तो 0 से लेके 15 तक ग्रे लेवल्स होंगे। तो 4 बिट्स पर पिक्सल है, 4x4 का है तो 4 इंटू 4 16 पिक्सल्स, 4 बिट्स पर पिक्सल, तो टोटल 64 बिट्स हैं पड़ी हुई इसके अंदर। आफ्टर अप्लाइंग एनी कंप्रेशन एल्गोरिथम जो भी है उसका ये डिफरेंट नंबर ऑफ बिट्स आ गई। अब एक वे ये है कि हम L एवरेज निकाल लें, ठीक है। ये वो जिसमें मैंने कहा 2 ऑप्शन है ना, एक तो ऑप्शन हमने पहले कर लिया, अब दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर L एवरेज नहीं निकालते हो आप तो आप इन सारी बिट्स को ऐड करो, इन सारी बिट्स को ऐड किया, ये 39 आ रही है, ठीक है।
तो ओरिजिनल जो थी हमारे पास 64 थी, तो 64 डिवाइड बाई 39 आप करोगे तो हमें कंप्रेशन रेशियो पता चलेगी, कंप्रेशन रेशियो कितनी है। देखो एक वे ये था कि अगर मैंने यहाँ पे मुझे था ओरिजिनली 3 बिट्स पर पिक्सल है, नॉन यूनिफॉर्म के बाद डिफरेंट नंबर ऑफ बिट्स आई, तो मैं हर ग्रे लेवल की अक्रंस को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ऐड करता हूँ, तो मेरे पास एवरेज नंबर ऑफ बिट्स आ जाती हैं। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ बिट्स डिवाइड बाय आफ्टर कंप्रेशन एवरेज नंबर ऑफ बिट्स, तो मुझे कंप्रेशन रेशियो पता चलेगी। सेकेंड वे अराउंड ये है कि हम ओरिजिनल बिट्स निकालें कितनी है, 4x4 का इमेज था, जैसे यहाँ पे मैंने 256 × 256 × 8 किया था, तो 4x4 का इमेज है, 4 बिट्स पर पिक्सल है, तो टोटल 64 बिट्स पड़ी हुई। और आफ्टर कंप्रेशन मैं ऐड करूँ ना 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 5 प्लस ये सारा किया, ऐड किया तो 39 आई। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ बिट्स जो थी और आफ्टर कंप्रेशन जो नंबर ऑफ बिट्स है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बिट्स, ये जो था, ये जो ये नीचे वाला हमने किया था ये वाला, इसमें और यहाँ जो पहली एग्जांपल इसमें थी बिट्स पर पिक्सल, और ये भी बिट्स पर पिक्सल थी, ठीक है, वो ये टोटल बिट्स पर इमेज बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन, और CR की वैल्यू वही होगी जो आएगी इसमें। अच्छा, अब दो एल्गोरिथम हम देखने लगे हैं, सिंपल से हैं वो सर। पहला जो है ये कवर करेगा स्पेशल रिडंडेंसी को, और जो दूसरा है वो कोडिंग रिडंडेंसी को, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज रन लेंथ कोडिंग। ये उस वक्त है कि जब आपका रन्स ऑफ सिमिलर ग्रे लेवल आते हैं, जो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी कि एक ही ग्रे लेवल जो है बार बार आ रहे हैं हमारे पास, तो उसमें रन लेंथ कोडिंग जो है हेल्प करेगा। वेयर ऐसा सिनेरियो जहाँ पे रैंडम है, ग्रे लेवल्स रैंडम है कि अभी एक वैल्यू है, फिर कोई और आ गई, फिर कोई और आ गई, तो वहाँ पे रन्स ऑफ ग्रे लेवल नहीं है, सिमिलर ग्रे लेवल, तो वहाँ पे उस सिनेरियो में रन लेंथ कोडिंग काम नहीं करेगी अभी, क्योंकि उसमें स्पेशल रिडंडेंसी है ही नहीं। जिसमें स्पेशल रिडंडेंसी है वहाँ पे रन लेंथ कोडिंग काम करेगी। तो अब ये वर्क कैसे कर रही है कि जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 10 256 नंबर ऑफ टाइम्स, हम सिर्फ ये भेजें कि वैल्यू क्या है और कितनी दफ़ा वो आई है। अब ये एक बाइनरी इमेज है, वे वाइट जो है वो 1 है 0 है और ब्लैक 1 है, ठीक है। अब फर्स्ट रो 16 जीरोज है, तो मैंने ये लिखा कि वैल्यू के कोड इनकोड हम कर रहे हैं उसको, तो कैसे कर रहे हैं कि हम वो जो स्टार्टिंग पिक्सल की वैल्यू थी इनटू उसकी अक्रंसेस, नेक्स्ट रो स्टार्टिंग पिक्सल की वैल्यू इनटू अक्रंसेस, नेक्स्ट रो स्टार्टिंग पिक्सल की वैल्यू इनटू अक्रंसेस। अब जो थर्ड रो है, थर्ड रो में क्या हो रहा है कि वो सारी की सारी जीरोज नहीं है, दरमियान में चेंज हो रहे हैं। अब ये जो इमेज है ये बाइनरी है, तो बाइनरी में सिर्फ ट्रांजिशन आनी है बिटवीन 0 to 1, तो इसलिए हम सिर्फ एक ही ग्रे लेवल लिख रहे हैं कि स्टार्ट वाला मीन्स थर्ड रो को अगर मैं देखता हूँ तो थर्ड रो रीड कर रहा हूँ क्या, स्टार्ट फ्रॉम 0, फर्स्ट 7 आर जीरोज, जो नेक्स्ट आ रहा है वो ऑटोमेटिकली उसके कंप्लीमेंट की वैल्यू होगी क्योंकि ये बाइनरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 जो है वो 1s हैं, उसके बाद फिर काउंट आ रहा है तो 7 जीरोज हैं। अगर ये ग्रे लेवल होता तो यहाँ मैं लिखता 10, यानी 10 आया लेट्स सपोज 100 टाइम्स, उसके बाद नेक्स्ट ग्रे लेवल लेट्स सपोज था 200, तो मैं पहले वो वही कोटेशंस के अंदर 200 लिखता कि 200 है और वो आया 10 टाइम्स आगे, ठीक है। ये क्योंकि बाइनरी था तो इसमें हमें उसको नंबर को बार बार भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसका जब भी उसका काउंट चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कि वो उसका जो इंटेंसिटी है वो भी कम्प्लीमेंट हो रही है। तो गिवन दिस कोड बुक हम ये इमेज जनरेट कर सकते हैं या उस इमेज से ये कोड बुक जनरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया या नहीं। ये अब सेकंड जो है वो कोडिंग रिडंडेंसी है। अब कोडिंग रिडंडेंसी में हमने ये कहा था कि नंबर ऑफ बिट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रे लेवल सफिशिएंट है या एक्स्ट्रा है। जैसे अगर 8 बिट्स पर पिक्सल हमने साइन की हुई है और दे आर टोटल 4 ग्रे लेवल्स, तो इट मीन्स नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल जो है मोर देन रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे कोडिंग रिडंडेंसी है और वहाँ पे हम कंप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन बिफोर अप्लाइंग एल्गोरिथम जो कि बेस करता है कोडिंग रिडंडेंसी पे, एक चेक होता है जो हम कर सकते हैं कि आइदर देयर इज एनी कोडिंग रिडंडेंसी और नॉट, ठीक है। तो वो चीज़ एंट्रोपी बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमेज था ओरिजिनल, उसके अंदर वो बाइनरी इमेज था, ठीक है। उसके अंदर जो या जो भी इमेज था, बाइनरी नहीं कहते क्योंकि बाइनरी पे 1 बिट पर पिक्सल हो जाता है,
कि कोई भी एक ऐसा इमेज था जिसमें जस्ट 2 ग्रे लेवल्स हैं और दोनों ग्रे लेवल्स इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, जिससे यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है, ए इज एनी वन ग्रे लेवल और बी इज एनी अदर ग्रे लेवल, तो दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, सही है। तो और अगेन हम अज्यूम अगर ये करते हैं कि जो ये बाइनरी है तो 1 बिट पर पिक्सल होगा उसके लिए, ठीक है। अब दोनों सिमिलर, दो ग्रे लेवल है, 1 बिट मुझे चाहिए उसके लिए, अब वो दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, तो जब मैं उसकी एंट्रोपी कंप्यूट करूंगा, एंट्रोपी का एक्सप्रेशन हमने देखा था जब हमने ये टेक्सचर्स पढ़े थे लास्ट टाइम, एंट्रोपी होता है माइनस पी आई लॉग 2 ऑफ पी आई समेशन आई के ऊपर ये एंट्रोपी, और नेगेटिव साइन इस वजह से कि ये जो पी है ये लेस देन 1 आता है तो नेगेटिव आएगी तो उसको ये पॉजिटिव कर देते हैं। अब जब आप उस फर्स्ट सिनेरियो में एंट्रोपी निकालते हो वो 1 आ रही है, अब इस सिनेरियो में एंट्रोपी को हम यूज़ कर रहे हैं टू कंप्यूट नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल, जो ये रिटर्न कर रहा है ये मुझे एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसने मुझे रिटर्न किया 1 फर्स्ट सिनेरियो में, और ओरिजिनली भी वो 1 बिट ही था, ठीक है, कि 2 ग्रे लेवल्स थे तो 1 बिट ही था, तो वो ओरिजिनल नंबर ऑफ बिट्स और जो बाद में एंट्रोपी ने निकाल के दिया उसमें इतना डिफरेंस नहीं है कुछ, तो इट मीन्स कि इसमें रिडंडेंसी नहीं है। तो मैं अगर एल्गोरिथम अप्लाई भी करूँगा कोडिंग रिडंडेंसी की बेस पे कंप्रेशन करने वाला तो कंप्रेशन अचीव नहीं होने वाली कोई। वैसे इन सेकंड सिनेरियो जिसमें एक बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ आ रहा है दूसरा कम प्रोबेबिलिटी के साथ आ रहा है, वहाँ पे एंट्रोपी जो मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो लेसर देन है जो ओरिजिनल नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल थी उससे, ठीक है। अब ये तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बहुत सिंपल सी एग्जांपल, ये जो सिंगल बिट है, लेकिन लेट्स सपोज ओरिजिनली 8 बिट्स पर पिक्सल थी और उसमें अगर आप पहला वाला सिनेरियो करते तो वो 8 ही आता, ये 8 के राउंड अबाउट होता है, वैसे सेकंड वाले सिनेरियो में वो कोई 4 समथिंग या 3 समथिंग कोई वैल्यू आती। तो इफ दैट इज लेसर देन ओरिजिनल नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल, इट मीन्स कि देयर इज कोडिंग रिडंडेंसी और उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और उसकी बेस पे हम कंप्रेशन कर सकते हैं। बेसिकली सर ये एंट्रोपी का मतलब ये है कि हम पहले से एस्टिमेट कर सकते हैं कि कंप्रेशन अचीव होगी कि नहीं होगी। हाँ, अगर हम कोडिंग की बेस पे कर रहे हैं। ठीक। फर्स्ट एग्जांपल जो कि इसमें 2.7 हमारे पास आया, उसमें भी ऑलमोस्ट यही था, उससे हम कैलकुलेट इसमें प्रोबेबिलिटी थी नंबर ऑफ, हाँ वही, वो भी अगर आप करते अचीव करते उससे भी करते ना तो वो यही आना था, 2.7 ही आना था। तो ओरिजिनल क्या था, 3 बिट्स थी, तो वो क्योंकि 2.7 आया तो इट मीन्स कि मेरे पास चांस है कंप्रेशन का। तो हम फिर कोडिंग रिडंडेंसी वहाँ पे देखो, वहाँ पे हमने वो जनरेट नहीं किया था, वो जो कोड बुक्स ही थी जो नॉन यूनिफॉर्म बिट्स थी ना, अभी वो जनरेट करने जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अगर हाँ वही आप करो बात कि यही है और मैंने वो लास्ट 2 जनरेट करने हैं, लेकिन बिफोर अप्लाइंग एनी एल्गोरिथम टू जनरेट दोज कोड्स मैं ये ओरिजिनल के ऊपर क्या करूँगा, एंट्रोपी लगाऊंगा, इसकी एंट्रोपी कंप्यूट करूँगा, ठीक है। इसकी एंट्रोपी आएगी 2.7 या इसके राउंड अबाउट आएगी, ठीक है। ओरिजिनल 3 बिट्स हैं पर पिक्सल, तो एंट्रोपी लेसर है तो इट मीन्स कि मैं कर सकता हूँ कंप्रेशन, तो फिर मैं वो एल्गोरिथम लगाऊंगा जो भी हम करने लगे हैं जैसा ना, ठीक है। या कोई भी कोडिंग रिडंडेंसी बेस्ड कंप्रेशन एल्गोरिथम जो है तब एप्लीकेबल हो सकता है, अदरवाइज वो अप्लाई तो होगा लेकिन कंप्रेशन नहीं अचीव होगी, आपके पास उतनी बिट्स आ जाएंगी बाद में। अच्छा, हम सब एक सिंपल सा है जो डाटा स्ट्रक्चर्स में नॉर्मली पढ़ा हुआ होता है, ये हॉफमैन कोडिंग का, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में भी ये नॉर्मली किया हुआ होता है कि यहीं अंडरग्रेड में हर एक ने ऑलमोस्ट ये पढ़ा हुआ होता है हॉफमैन वाला। अब जो है अच्छा, ये नॉर्मली ये ट्री बेस्ड पढ़ा हुआ होता है। अब अगर किसी को वही याद है जो जब यहीं आपने स्टडी किया हुआ होगा तो आप उसी को वही वाला फॉलो कर सकते हो जो ट्री बेस्ड एक उसका एक इम्प्लीमेंटेशन होती है। मैं थोड़ा डिफरेंटली करूँगा जो जिस तरह गोंजालेस वाले ने एक्चुअली एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, तो मैं उसको फॉलो करूँगा, लेकिन अगेन आप इसको भी यूज़ कर सकते हो जो ट्री बेस्ड वाला एक है, ठीक है। अच्छा, अब जो हॉफमैन है ना, हॉफमैन का जो बेनिफिट है वो ये है कि हॉफमैन की बेस पे जो कोड्स जनरेट होते हैं, एक तो यूनिक होते हैं कि उसको इजीली मैं डीकोड कर सकता हूँ रिसीवर एंड पे। सेकेंड है प्रीफिक्स, जो ये लिखा हुआ प्रीफिक्स कोड होता है। प्रीफिक्स कोड क्या होता है कि रिसीवर एंड पे जब बिट्स रिसीव होना स्टार्ट होती है ना, तो आप अब वो यानी अगर प्रीफिक्स नहीं होगा, पोस्ट फिक्स वाला सिनेरियो होगा, तो उसमें क्या होगा, जब तक आपका पूरे का पूरा वो बिट स्ट्रीम आप रिसीव नहीं कर लेते हो तो तब तक आप ये नहीं बता सकते हो कि ये कौन सा सिंबल होगा, कौन सा कोड होगा। वैसे प्रीफिक्स में ना उसके जो इनिशियल बिट्स ही होती हैं वो यूनिक होती हैं, तो आप यही ठीक है, कन्फ्यूजन्स आएगी, अभी हम करते हैं वो भी ना, लेकिन बहुत जल्दी आप ना
डिस्क्रिमिनेट करते जाओगे, अगर लेट्स सपोज देयर आर 10 मल्टीपल ऑप्शंस और आपने रिसीवर एंड पर रिसीव ये गेस करना है कि इन 10 में से कौन सा रिसीव हुआ है मुझे, तो जैसे जैसे बिट्स रिसीव हो रही है ना आपको, तो आप इंस्टेड के पूरे का वेट करो पूरी बिट स्ट्रीम मुझे रिसीव होना, तो आप उसके ऊपर गैसिंग करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि वो जो कोडिंग हुई होती है वो इस तरह है कि उसके जो प्रीफिक्स हैं, जो इनिशियल बिट्स हैं, वही यूनिक होती हैं आपकी। तो अभी हम उसको देख लेते हैं किस तरह। ये है कि मेरे पास जो है 6 ग्रे लेवल्स हैं। एक इमेज था जिसमें टोटल 6 ग्रे लेवल्स थे। ये A1 से लेके A6 तक हम यहाँ A वैसे उसको सिंबल की सेंस में किया हुआ, लेट्स सपोज 1 to 6 डिफरेंट ग्रे लेवल्स थे, ठीक है। हमने उसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की और विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड फॉर्म में लिख दिया। सी तो फर्स्ट के 0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.06, 0.04 और A2, A6, A1, 4, 3 and 5। सही है। अब ये वर्क कैसे करेगा, ये क्या करेगा कि जो लोअर 2 है इनको कंबाइन करेगा, इनको ऐड करेगा, उससे जो वैल्यू आ रही है, अब ये इनिशियली 6 वैल्यूज थी, जब लोअर 2 को ऐड किया तो टोटल 5 वैल्यूज बन जाएंगी। उन 5 को अगेन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड फॉर्म में लिखेगा। अब इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो ये बना 0.1, तो 0.1 क्योंकि ऑलरेडी इससे लेस ही था तो नीचे ही रहेगा, तो बाकी सारी वैल्यूज जो हैं इसी तरह आ गई मेरे पास 0.4, 0.3, 0.1 एंड 0.1 और ये वाला 0.1, इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। अब अगेन हम लोअर 2 को ऐड करेंगे। अब लोअर 2 को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये 0.2 आ रहा है। 0.2 जो है जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे तो इस तरह के 0.4, 0.3, ये 0.1 इज लेसर देन दिस, ये जो इसका कम्बिनेशन आ रहा है 0.2, तो जब उसको सॉर्टेड फॉर्म में लिखा है तो वो नीचे आ गया आपका। अब अगेन हम लोअर 2 को ऐड कर रहे हैं, 0.1, 0.2, 0.3 आएगा और ये इसी ऑर्डर में रहेंगे हमारे पास। अब लोअर 2 को जब मैं ऐड करूँगा 0.6 आ रहा है और वो ऊपर जा रहा है और 0.4 हमारे पास आ रहा है और ये दोनों ऐड होके हमारे पास कंबाइंड होके 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमने पहले एक फॉरवर्ड कम्बिनेशन उसको किया, फॉरवर्ड स्कैन एक किया जिसमें हम कंबाइन करते जा रहे हैं इसको। तो ये काइंड ऑफ ना एक्चुअली अगर आप देखोगे ना यहाँ से ट्री ही बना है पीछे को सारा, कि कौन सी ब्रांच स्प्लिट होनी है और कौन सी वैसी जानी है, ठीक। अब कोडिंग हमने करनी है इसकी कि हमने 0 1 असाइन करने हैं, सही। तो हमने ये जो रेड वाली लाइन है हमने इसको फॉलो करना है कि कैसे स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, ठीक। तो हम इनिशियली जो है अब जहाँ पे भी ब्रांच ने स्प्लिट होने हमने एक ब्रांच को 0 करना है और एक ब्रांच को 1 करना है, लेकिन वो हम इनिशियली डिसाइड करेंगे कि इधर हम अपर को 0 कह रहे हैं और लोअर को 1 कह रहे हैं या अपर को 1 कह रहे हैं और लोअर को 0, क्योंकि जब कोड बुक जनरेट करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास और वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब वो सिर्फ डिपेंड इस तरह कर रहे होते हैं कि इस तरह ट्री जब कह रहे हो तो आप राइट वाले को 1 कह रहे हो, लेफ्ट वाले को 0 कह रहे हो, या इसको 0 कह रहे हो इसको 1। इस सिनेरियो में ये है कि टॉप को 0 कह रहे हो और बॉटम को 1 कह रहे हो, या टॉप को 1 कह रहे हो और बॉटम को 0 कह रहे हो। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जो जनरेट हो सकती हैं इसमें हॉफमैन में। तो हम जब भी ये स्प्लिट हो रहा है तो हम टॉप को 0 साइन करेंगे और बॉटम को 1। तो ये फर्स्ट स्प्लिट हुआ तो मैंने इसको 0 साइन किया, इसको 1। नहीं, हाँ वो एक तरह बड़ी, इस सिनेरियो में बड़ी वैल्यू है। वो वैसे सिमिलर भी हो सकती हैं कुछ, जैसा वहाँ पे 0.1, 0.1 थी। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या हो रहा है कि जो 0.6 है 0 जिसको साइन किया वो स्प्लिट हो रहा है आगे, वैसे 0.4 ने 0.4 स्प्लिट नहीं हुआ, तो 0.4 का जो कोड था वो ऐसा जा गया आगे। वैसे 6 का कोड क्या था 0, ये 0 आया और फिर अगेन स्प्लिट हो रहा है। तो जब स्प्लिट हो रहा है तो टॉप को हम 0 साइन कर रहे हैं और बॉटम को 1।
तो ये आपका कोड जो है वो एक्सपेंड होता जाएगा इस तरह। जब भी वो ब्रांच स्प्लिट होगी उसका जो प्रीवियस कोड था वो फर्दर आगे एक्सपेंड होगा। अब 0.4 ऐसा क्या आगे 6 का 0 था, 0 था ना, तो ये 0 आ गया है यहाँ पे ऐसा, पहला वाला 0 ये वाला वो वाला 0 है। तो वो 6 क्योंकि 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हुआ, दोनों को मैंने 0 0 कह दिया क्योंकि 0 था उसका। अब फर्स्ट टॉप वाली ब्रांच को मैं जब भी ये 2 ब्रांचेस बने टॉप वाली को 0 किए और उसके नीचे वाले को 1 किए। अब 0.4 ऐसा आगे गया, स्प्लिट नहीं हुआ, उसका जो कोड था वो ऐसा चला गया। ये वाला 0.3 ऐसे जा रहा है आगे, तो इसका 0 0 था, वो कोड आ गया हमारे पास। और इसका आ रहा है हमारे पास 0 1। अब ये 0 1 आ गया और इसको हम 0 कहेंगे और इधर 1, और 1 ऐसा आया, 0 0 ऐसा आया। अब ये 0.1 ऐसा आगे जा रहा है, तो इसका कोड चला गया। वेयर 0.2 फर्दर स्प्लिट हो रहा है। 0.2 का कोड क्या था 0 1 0 0 1 0, और टॉप को हम 0 साइन कर रहे हैं, बॉटम को 1। ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, ये भी ऐसा आ गया, ये वाला ऐसा आगे गया 0 1 0 0। वैसे ये जो आ रहा है 0 1 0 1 0 1 0 1, ये फर्दर स्प्लिट हो रहा है बिटवीन 0 एंड 1। तो भाई फाइनल कोड्स ये बन गया। तो ये 6 कोड्स असाइन हो गए, ठीक है इन सबको। अच्छा, अब हमने ये कोड बुक जनरेट कर दी रिसीवर एंड पे, यानी जब मैं ट्रांसफ़र करने लगा था तो मैंने ये कोड बुक जनरेट की, और ये कोड बुक जो है मैंने रिसीवर को भी भेजी हुई है, ठीक है। अब रिसीवर एंड पे मेरे पास लेट्स सपोज ये बिट स्ट्रीम रिसीव हुई है, और मैंने इसको डी कोड करना है यूजिंग दिस कोड बुक। जो ये पैरेंथेसिस में वो कोड है, उन कोड्स को यूज़ करते हुए मैंने देखना है कि कौन सा सिंबल रिसीव हुआ या कौन सी इंटेंसिटी रिसीव हुई है मेरे पास, सही है। तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये वो सीक्वेंस है जिसमें मुझे बिट्स आ रही हैं। ये सबसे पहली बिट है जो आई थी, ठीक है। मैं डी कोड करना स्टार्ट करना है, मेरे पास आया 0। अब 0 को जब मैंने कोड बुक में देखा तो 0 के साथ मेरे पास 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्ट्रीम और ये पहली बिट आई मेरे पास, हाँ बिट स्ट्रीम रैंडम है। हाँ, यहीं आपके पास 0 1 0 1 किसी तरह आए हैं। वैसे मैंने वो इन्हीं सिम्बल्स को देखते हुए किया है, क्योंकि एक्चुअली मैंने ये सिम्बल्स ट्रांसफर किए। तो लेकिन आपके पास रिसीवर एंड पे जो रिसीव हो रहा है, सबसे पहले ये रिसीव हुआ, उसके बाद ये बिट आई, उसके बाद ये बिट आई, ये बिट आई, आगे आगे चलता जा रहा है इस तरह। अब वो जो प्रीफिक्स वाली बात हमने की थी कि जब रिसीवर के पास अगर कोड बुक है, उसके पास बिट्स आ रही हैं, तो इंस्टेड के वो वेट करे इस पूरे को रिसीव होने का और उसके बाद उसकी डिकोडिंग करे, तो वो डिकोडिंग साथ साथ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोड बुक है, उसने देखना है कि कौन कौन सा सिंबल आ रहा है, तो उससे वो जनरेट होना शुरू हो जाता है, यानी उससे डिकोड होना स्टार्ट हो जाता है। 0 आया कोड बुक में, जब उसने देखा तो 0 के साथ कोई यूनिक नहीं था। देयर 4 या 5 डिफरेंट पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 जो साइज की साइज 0 से स्टार्ट हो रही है। देन उसने वेट किया नेक्स्ट बिट का, नेक्स्ट बिट इज 0। अब 0 0 जब उसने देखा तो 0 0 के साथ उसके पास A6 है, तो ये जो है ये A6 है, ठीक है। अब नेक्स्ट आया 1 के साथ मेरे पास इधर जो है वो जस्ट एक ही ऑप्शन है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, A2, तो ये A2 है। फिर 1 आया, वो भी A2 है। 0 आया अगेन आउट ऑफ 5, वो कोई भी हो सकता है। उसने नेक्स्ट बिट देखी, वो 0 आई, तो 0 0 A6 हो गया। 0 अगेन आउट ऑफ दिस 5 एक हो सकते हैं। उसके बाद 1 आया, जब 0 के बाद 1 आया तो अगेन मेरे पास नेक्स्ट 4 ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता था, A1 A4 A3 A5 में से। फिर अगला देखा था 0 1 1 हो गया, तो ये A1 है। 0 आया, 0 1 हुआ, 1 के साथ 0 0 आया, तो ये हमारे पास A4 है। 0 1 0 1
और फिर अब ये जो 0101 है ना, तो ये A3 A5 दोनों में है 0101, तो फिर लास्ट बिट को मुझे एक और बिट के लिए मुझे वेट करना पड़ा है 0101 और ये 1, तो ये सारा मिलके A5 बने। 1 इज A2, 1 इज A2, 00 A6, 011 A1, तो ये पूरा का पूरा वो हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने इमेज किया था, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 3/3 ये कितने बने 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो वैसे उसका नहीं, लेकिन लेट्स सपोज 12 हम एक और कर लेते हैं। A1 आया which is A2, हम ये कहते हैं कि हमारा ओरिजिनल इमेज जो था वो 3/4 का था एक, उस 3/4 के इमेज को हमने ट्रांसफ़र की है, तो रिसीवर एंड पे हमने इसको, और ये बिट स्ट्रीम आई ना उसकी ट्रांसफ़र, तो हम रिसीवर एंड पे रिसीव कर रहे हैं, तो हमने इसको इमेज को जनरेट करना है, तो 3/4 का है, तो पहला आया 6, दूसरा आया 2, दूसरा आया 2 और फिर 6, 3/4 था तो एक रो पूरी हो गई, तो फिर नेक्स्ट 1 4 5 एंड 2 2 6 1 एंड 2, जो सबस्क्रिप्ट है इसका उसको मैं इंटेंसिटी ले रहा हूँ, तो ये एक 3/4 का मेरा जो इमेज है वो जनरेट हो गई। ये तो हम इंटेंसिटीज इसको इस तरह साइन कर रहे हैं जो ये हॉफमैन में कर रहे थे कि टॉप को हम आइदर 0 और बॉटम को 1 करेंगे या अदर वे अराउंड करेंगे। अगर अदर वे अराउंड करते तो ये सारे के सारे कोड जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट हो गए आते हैं। पहला 1 जो आया था वो 0 होता, फिर ये 1 1 होता है, फिर 1 0 0 1 0 1 1, इससे सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो सिर्फ 2 पॉसिबल यूनिक कम्बिनेशन है जो हो सकते हैं इन केस ऑफ हॉफमैन। ठीक है, अब जो डिकोडिंग वाला हमने किया था कि जिस तरह लेट्स सपोज मेरे पास A B C और D 4 डिफरेंट ग्रे लेवल्स थे और उनको आफ्टर अप्लाइंग हॉफमैन जो है हम इसको ये कर रहे हैं, तो और मेरे पास ये रिसीव हो रहा है बिट स्ट्रीम, तो जिससे अभी हमने डिकोड किया तो हम कर सकते हैं जैसे 0 आया तो इस पूरे के अंदर 0 सिर्फ एक है, तो मैं फ़ौरन से कह सकता हूँ कि ये 1 आया 1 B C और D में से कोई एक होगा, तो वही नेक्स्ट बिट का वेट करना पड़ रहा है, तो 0 जैसे आया तो B है वो। तो सिमिलर एक और एग्जांपल यहाँ पे किया हुआ है कि इसको पहले कोड किया हुआ है, ये वो दूसरे वे से है जो नॉर्मली हम डाटा स्ट्रक्चर में हम कर रहे होते हैं कि अच्छा हम उसको स्प्लिट कर रहे होते हैं ब्रांचेस को, और फिर उसके बाद 0 1 0 1 लेफ्ट 0 राइट 1 या लेफ्ट 1 और राइट 0 करके असाइन कर रहे होते हैं। तो उसकी बेस पे भी ये एग्जांपल एक की हुई है। ठीक है, तो ये था एक्चुअली जो कंप्रेशन में से हमने कवर करना था ना सर। इसके अलावा जो वैसे कंप्रेशन में हम नॉर्मली देखें ना तो हमारे पास क्या होता है JPEG हो रहा होता है, JPEG डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म बेस्ड कंप्रेशन है, और उसके अलावा MPEG है मोशन जो इसमें ये वीडियोस के सिनेरियो में एक आ रहा होता है। ठीक है, फिर आप देखो JPEG इमेज का साइज रिलेटिवली काफ़ी स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू PNG और TIFF। तो JPEG जो होता है वो लॉसी कंप्रेशन है, वो एक सबसे फेमस जो एक लॉसी कंप्रेशन है वो JPEG आती है, वो सबसे ज़्यादा कंप्रेशन अचीव करते हैं, और साइज़ जो है वो JPEG इमेज का KBs में होगा एज़ कम्पेयर टू PNG और TIFF जो कि आपका MBs के अंदर आ रहा होगा, कि एक PNG और TIFF इमेज सेम साइज़ का जो 8 MB में या 6 MB में होगा, वो जब JPEG में करोगे तो आपका 100 KB या ऐसा उस वाले में भी आ जाता है, या 1 MB तक आ चुका होगा, वो इतना रिड्यूस कर देता है उसको। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्विज़ करना है।